तो वी विल स्टडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन बिजनेसेस। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉस्ट कौन सी होती हैं, क्या होती हैं? दीज आर द पेमेंट्स विच मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन एंड रिटेन द सर्विसेज ऑफ ए रिसोर्स। तो वो कॉस्ट जो हम रिसोर्सेज को अपने इस्तेमाल करने के लिए पे करते हैं ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें और उनको रिटेन कर सकें, तो उनको हम कॉस्ट बोलते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो आपको जेब से पे करनी पड़ती हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो आपके पास ना हो, उनको लेने के लिए जो आप अपनी जेब से पे करते हैं, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट एंड दे आर मॉनिटरी आउटलेज। आउटले आप जो जेब से पे कर रहे हैं to attract those inputs which you don't have at your own farm or field or on your own business। implicit cost ये अपॉर्चुनिटी कास्ट है, इसको हिडन कास्ट भी हम बोलते हैं। और ये ऐसे रिसोर्सेज की कास्ट है जो आप अपने फार्म पे, अपने अपने घर पे, अपने बिजनेस के अंदर अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनके लिए आपको जेब से पे नहीं करना पड़ता, लेकिन उसकी वैल्यूएशन के लिए आप देखते हैं इसका बेस्ट अल्टरनेटिव यूज क्या है। और इम्प्लिसिट कास्ट में नॉर्मल प्रॉफिट भी शामिल है। जब आप अपने इनपुट्स की कास्ट पे नहीं कर रहे होते, तो आप जो आपको प्रॉफिट हो रहा होता है उसके अंदर हुई आपकी कास्ट भी शामिल होती है। प्रॉफिट की डिफरेंट टाइप्स हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है जो टोटल रेवेन्यू में से आप सिर्फ एक्सप्लिसिट कास्ट को निकाल लें। एक्सप्लिसिट कास्ट जो आपने बाहर से रिसोर्सेज हायर किए हैं, आपने रेंट पे लिए हैं, आपने उनके लिए पे किया है, तो वो कास्ट आप निकाल देंगे टोटल रेवेन्यू में से, तो आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट बच जाएगा। और अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कास्ट, इम्प्लिसिट कास्ट है जो फर्ज करें आप अपनी शॉप पे खुद काम कर रहे हैं, या आपने अपनी जमीन के ऊपर व्हीट ग्रो की है, तो जमीन का खर्चा आपको नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड आपने एक वैल्यूएशन के लिए आपको वो कास्ट जो कि अपॉर्चुनिटी कास्ट की बेस पे आप निकालेंगे। 1 एकड़ का रेंट कितना आप ले सकते थे, या अगर आप रेंट पे लेते तो आपने कितना पे करना था, तो ये अपॉर्चुनिटी कास्ट है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट में को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब आप इम्प्लिसिट कास्ट को अकाउंटिंग प्रॉफिट में से निकाल दें, यानी रेवेन्यू में से इकोनॉमिक कास्ट को अगर निकाल दें, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट बन जाता है। और इकोनॉमिक कास्ट क्या होती है? दोनों कास्ट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, दोनों मिला के जो कास्ट्स हैं वो आपकी इकोनॉमिक कास्ट्स होती हैं। अब ये देखें, एक एग्जांपल है अकाउंटिंग प्रॉफिट की और नॉर्मल प्रॉफिट। फर्ज करें टोटल रेवेन्यू जो सेल से आपको मिला है वो $1,20,000 है। आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो टी शर्ट की जो कॉस्ट है वो 40,000 है, जो क्लर्क आपने रखा हुआ है वो $18,000 ले रहा है, और बिजली गैस पानी वगैरह का खर्चा 5,000 है। तो ये आपने जेब से पे किया है, तो आपकी टोटल एक्सप्लिसिट कास्ट बनती है 63,000। इसको अगर आप टोटल रेवेन्यू में से निकाल देंगे तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है। अब लेकिन इसमें आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं, यानी आप खुद आप एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, तो वो खर्चा आपने नहीं निकाला। आपने जो अपना कैपिटल है, अपना सरमाया इसमें लगाया था, जो कि आप बैंक में रख सकते थे और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता हर साल, वो आपने नहीं लिया। आपने अपनी शॉप को अपने बिजनेस के लिए यूज किया, तो रेंट भी आपने नहीं लिया। इसी तरह से क्योंकि आप एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, तो आप किसी और फार्म के अंदर एज ए मैनेजर या एज ए सुपरवाइजर काम कर सकते थे, जो कि आपने नहीं किया और आपने अपने बिजनेस पे कर लिया। तो ये सारी जो इनकम्स हैं और सारी जो कास्ट्स हैं वो उसमें कवर नहीं हो रही थी। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट $57,000 था, उसमें से फॉरगॉन इंटरेस्ट वो $1,000 है। एक साल में आपने जो सरमायाकारी की है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने बिजनेस पे, अगर आप वही पैसे बैंक में रखते तो आपको साल के बाद $1,000 मिलने थे, जो कि नहीं मिले। तो वो भी तो एक तरह की आपकी कास्ट है, लेकिन वो इम्प्लिसिट कास्ट है, आपकी जेब में से नहीं गई, लेकिन आपके रिसोर्सेज से आप वो जनरेट कर सकते थे। जो रेंट है $5,000, आपने अपनी शॉप, जो दुकान आपने अपने शॉप में बनाई है, तो उसका रेंट आपने फार्गो किया है। वेजेस आपने फार्गो किए हैं 22,000 के, आपका भाई, आपका कजन, आप वो आपने अपनी शॉप पे खड़े किए, उनको आपने पे नहीं किया। तो इसका मतलब है वो अगर किसी और जगह पे काम करते तो उनको वेजेस मिलते, वो भी आपने फार्गो किए।
और एंटरप्रेन्योरल इनकम ये है कि आप अगर किसी और जगह पे एज ए मैनेजर काम कर रहे होते तो वहां से आपको इनकम होनी थी, वो भी आपने फॉरगो की है, सेक्रीफाई की है। ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो वो टोटल बनती है $33,000। इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट में से निकाल देंगे तो आपका जो बचेगा वो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। तो ये आपको फिगर से भी आपको क्लियर होगा कि आप अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट में से अकाउंटिंग कॉस्ट निकाल देते हैं। अब देखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट शामिल है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो इम्प्लिसिट कास्ट्स होती हैं आपकी, वो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट आप देखें, ये इकोनॉमिक प्रॉफिट थोड़ा बच जाता है, जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट जब हम टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ एक्सप्लिसिट कास्ट निकालते हैं तो आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट बचता है, लेकिन उसमें से आपने अगर ये इम्प्लिसिट कास्ट निकाल दी तो आपके पास बाकी बच जाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब अगर हम कास्ट को शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर देखें तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है? कुछ इनपुट्स वेरिएबल होती हैं और कुछ फिक्स्ड होती हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर सम इनपुट्स आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स्ड, जबकि लॉन्ग रन के अंदर कोई भी फिक्स्ड इनपुट नहीं होती, सारी वेरिएबल इनपुट्स होती हैं। And the firms can adjust plant size as well as enter and exit industry। तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि फर्म्स अपने साइज को, प्लांट साइज को छोटा बड़ा भी कर सकती हैं। वो किसी मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर एंटर भी हो सकती हैं या किसी इंडस्ट्री को छोड़ भी सकती हैं। ये लॉन्ग रन के अंदर होता है। शॉर्ट रन बहुत थोड़ा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन रिलेशनशिप्स आप देखें, टोटल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू एनी लेवल ऑफ इनपुट यूज, या टोटल आउटपुट एट स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है एडिशनल आउटपुट बाय यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। और इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? चेंज इन टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। इनपुट कोई भी हो सकती है, आप किसी भी इनपुट के लिहाज से मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर हम लेबर के लिहाज से देखें तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर इनपुट, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगा। अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड करते हैं तो चेंज इन लैंड इनपुट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज अमाउंट ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, और उसको हम फाइंड कैसे करते हैं? टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ इनपुट्स। और अगर हम लेबर की बात करें तो यूनिट्स ऑफ लेबर। और ये शॉर्ट रन के अंदर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स फेस करना पड़ता है। उसकी वजह ये है, एक ही इनपुट बार बार फिक्स इनपुट्स के साथ मिलाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एडिशनल आउटपुट बाय यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट वो कम होती जाएगी। तो इसकी वजह यह है कि हम अज्यूम करते हैं कि रिसोर्सेज आर ऑफ इक्वल क्वालिटी, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, तो वेरिएबल रिसोर्सेज आर एडेड टू फिक्स रिसोर्सेज। तो हम कुछ इनपुट्स फिक्स होती हैं तो साथ में हम वेरिएबल इनपुट डाल रहे होते हैं, तो एक पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो फॉल करना शुरू कर जाता है। मसलन 1 एकड़ जमीन में हम 1 किलो बीज डालें, कुछ आउटपुट मिलेगी। 2 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, 4 डाल देते हैं, तो कुछ पॉइंट तक तो आउटपुट बढ़ती जाएगी। अब हम बीज को वेरी कर रहे हैं लेकिन साथ में हमने जमीन को फिक्स रखा हुआ है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हर एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट यानी सीड, उससे मिलने वाली जो एडिशनल आउटपुट है वो बढ़ने की बजाय कम होनी शुरू हो जाएगी। टोटल आउटपुट तो बढ़ेगी लेकिन जो एडिशनल आउटपुट है वो कम होती जाएगी। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ये हर जगह पे पाया जाता है, और यही वजह है कि अगर ये लॉ ना हो तो हम एक ही भैंस से पूरे पाकिस्तान के लिए दूध ले लें। वो कैसे? कि आप उसको फीड देते जाएं, उसकी दूध की अमाउंट बढ़ती जाए। जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ना हो इसका मतलब ये है कि आप जितनी इनपुट डालेंगे आउटपुट ने बढ़ना ही बढ़ना है। तो अगर हम 2000 मन उसको खाना या फीड या फाडर दे दें तो इसका मतलब है दूध बढ़ता जाएगा। इसी तरह 1 एकड़ से हम पूरे पाकिस्तान के लिए गंदम ले सकते हैं अगर ये लॉ ना हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन रिलेशनशिप इस टेबल के अंदर आप फाइंड कर सकते हैं। ये देखें,
वेरिएबल इनपुट है लेबर 0 1 2 3 4 5 to 8। तो टोटल प्रोडक्ट्स 0 पे 0 है, 1 पे 10 है, 2 पे 25 है। तो दूसरे की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट आप देखें 15 है, तीसरे के बाद टोटल आउटपुट 45 हो जाती है। लेकिन इसका मतलब है कि तीसरे की वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 20 यूनिट्स है। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि पहली तीन इनपुट्स की वजह से जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज कर रही थी विद इंक्रीजिंग रेट, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। उसके बाद चौथी पे आप देखें तो टोटल आउटपुट तो 60 हो गई है, लेकिन जो एडिशनल आउटपुट है यानी मार्जिनल प्रोडक्ट वो कम हो गया है। तो यहां से डिमिनिशिंग रिटर्न्स शुरू हो गई हैं। और एंड पे देखें तो नेगेटिव रिटर्न्स भी हैं। एवरेज प्रोडक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं, टोटल आउटपुट को नंबर ऑफ इनपुट्स पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट आएगा। इसका आप ग्राफ बना सकते हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स आपके सामने होंगी, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। इसी तरह से कास्ट के रिलेशनशिप्स, अगर हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन कास्ट देखें तो फिक्स कास्ट होती है जो कि वेरी नहीं करती विद आउटपुट। मसलन जमीन के ऊपर आपने खर्चा एक ही दफा करना है, अब आप उससे आउटपुट लें या ना लें। आपने एक शॉप बनाई है, उसमें आप प्रोडक्शन शुरू करें, आप उसमें कोई चीज रखें ना रखें, आप उसमें बिजली का और पानी का या गैस का कनेक्शन लगवाएं ना लगवाएं, लेकिन उसके ऊपर एक दफा खर्चा हो जाना है। आपने ट्रैक्टर लेना है तो ट्रैक्टर पे एक दफा खर्चा हो जाएगा, उसको आप आके घर पे खड़ा कर देते हैं। या आप उससे उसमें तेल अगर डालेंगे, पेट्रोल या डीजल डालेंगे तो वो हल चलाएगा, और हल चलाने के बाद आपको कुछ आउटपुट मिलेगी। ट्रैक्टर पे एक दफा खर्चा हो गया है, वो हो गया है, तो वो वेरी नहीं करेगा, वो फिक्स हो गया। वेरिएबल कास्ट ऐसी कास्ट है जो वेरी करती है विद आउटपुट। यानी अगर आपने आउटपुट वेरी करनी है तो यू हैव टू वेरी द वेरिएबल इनपुट्स। तो ऐसी इनपुट्स जो आउटपुट के साथ वेरी करती हैं उनको हम वेरिएबल कास्ट कहते हैं। जो फिक्स कास्ट होती है, दे हैव टू बी मेंटेन्ड इवन इफ प्रोडक्शन इज जीरो। आपने 1 एकड़ जमीन लिया, उसमें कोई पानी बीज खाद कुछ नहीं किया, तो आउटपुट तो जीरो है लेकिन खर्चा आपका हो चुका है। तो टोटल कास्ट, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो टोटल कास्ट बन जाएगी। तो ये था टोटल आउटपुट की बेसिस पे। इसी तरह से पर यूनिट ऑफ आउटपुट की बेसिस पे या एवरेज कॉस्ट चार तरह की होती हैं। जब आप इन टोटल तीनों को आप आउटपुट पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज बन जाएंगी। टोटल फिक्स कास्ट को आउटपुट पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट को टोटल आउटपुट पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कास्ट। एवरेज टोटल कास्ट कैसे निकलेगी? जब आप दोनों को यानी फिक्स कास्ट वेरिएबल कास्ट को ऐड करें और आउटपुट पे डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज टोटल कास्ट आ जाएगी। और मार्जिनल कास्ट क्या होती है? ये कास्ट होती है एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने पे आने वाला खर्चा, एडिशनल कास्ट टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। और इसका फार्मूला क्या है? चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ये है एग्जांपल। तो तीन हमने टोटल आउटपुट की बेसिस पे देखे हैं। ये टोटल प्रोडक्ट है 0 1 2 3 to 10, और ये टोटल फिक्स कास्ट है। एक ही दफा खर्चा हुआ है आपका, वो फिक्स रहना है, तो $100 है। टोटल वेरिएबल कास्ट वो आपने साथ में देखनी है जो आउटपुट को अफेक्ट करेगी। आप देखें जीरो पे फिक्स कास्ट तो $100 है लेकिन आउटपुट जीरो है। टोटल वेरिएबल कास्ट यहाँ पे भी जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होगी। आगे आप 90 170 240, तो ये टोटल वेरिएबल कास्ट है। ये ऐड आप आउटपुट के साथ वेरी कर रही है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है ये भी बढ़ती जा रही है। तो इनको टोटल कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपकी टोटल कास्ट बन जाएगी। अब बाकी चार जो आइटम्स हैं कास्ट के, वो है पर यूनिट या एवरेज की बेसिस पे। तो एवरेज फिक्स कास्ट आपने आउटपुट के ऊपर डिवाइड कर देना है तो वो एवरेज फिक्स कास्ट आ जाएगी। एवरेज वेरिएबल कास्ट क्या होगी? जब टोटल वेरिएबल कास्ट को आउटपुट पे डिवाइड करेंगे। एवरेज टोटल कास्ट जब टोटल कास्ट को टोटल आउटपुट पे डिवाइड करेंगे। और मार्जिनल कास्ट जब चेंज इन टोटल कास्ट को चेंज इन आउटपुट पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मार्जिनल कास्ट आ जाएगी। चेंज इन टोटल कास्ट की बजाय अगर आप चेंज इन वेरिएबल कास्ट भी कर लें
तो सेम आंसर आएगा मार्जिनल कास्ट का भी, और चेंज इन टोटल कास्ट में का जो ऊपर वाला हमारा है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि 100 सब में सेम ही रहना है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ग्राफ है टोटल आउटपुट की बेसिस पे। तो ये टोटल फिक्स कास्ट हॉरिजेंटल है $100 पे। फिर टोटल वेरिएबल कास्ट आप देख रहे हैं वो बढ़ रही है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है, आउटपुट हॉरिजेंटल एक्सिस पे है, वर्टिकल एक्सिस पे हमने कास्ट ली हुई है, तो ये बढ़ रही है। और टोटल कास्ट में अगर आप 100 ऐड कर लें तो टोटल कास्ट बन जाती है। टोटल वेरिएबल कास्ट में 100 ऐड करने के बाद ये टोटल कास्ट है। तो आप देखें ये पैरेलल जा रही है, जो डिफरेंस है वो इक्वल है दोनों में, यानी टोटल कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट में सेम डिफरेंस है हर पॉइंट के ऊपर, और वो है टोटल फिक्स कास्ट का। और आप अगर टोटल कास्ट में से टोटल वेरिएबल कास्ट निकालें तो बाकी क्या बचता है, टोटल फिक्स कास्ट। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दोनों में वो टोटल फिक्स कास्ट की वजह से है, अदरवाइज उनकी शेप में नेचर में कोई फर्क नहीं है। ये पर यूनिट आउटपुट की बेसिस पे है, एवरेज या मार्जिनल कास्ट। तो आप देखें एवरेज फिक्स कास्ट का आउटपुट के साथ कोई लिंक नहीं है, ये बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। लेकिन जो बाकी तीन कास्ट्स हैं, एवरेज वेरिएबल कास्ट, एवरेज टोटल कास्ट और मार्जिनल कास्ट, इनमें आपको लिंक नजर आएगा। जो मार्जिनल कास्ट है वो एवरेज वेरिएबल कास्ट को और एवरेज टोटल कास्ट को मिनिमम पॉइंट से क्रॉस करेगी। जहां पे ये दोनों मिनिमम है वहां से ये क्रॉस कर रही है। जब तक मार्जिनल कास्ट एवरेज वेरिएबल कास्ट से और एवरेज टोटल कास्ट से नीचे है, कम है, तो दोनों कम हो रही हैं, और जैसे ये इनको क्रॉस कर जाती है तो दोनों बढ़ना शुरू कर देंगी। और जहां पे ये क्रॉस कर रही होती है वहां पे दोनों मिनिमम होती हैं। इसी तरह से दोनों को अगर हम कंपेयर करें, यानी प्रोडक्ट कर्व को और कास्ट कर्व को, तो एक दूसरे का ये मिरर इमेज है। आप देख सकते हैं ये मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ये मार्जिनल कास्ट, ये एवरेज वेरिएबल कास्ट, तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। यानी आप देखें ये रेड वाला मार्जिनल प्रोडक्ट है तो इधर ब्लू वाला मार्जिनल कास्ट है, तो इसको उलट कर दें तो मार्जिनल कास्ट, इसको उलट कर दें तो मार्जिनल प्रोडक्ट। ये जहां पे मैक्सिमम है ये यहाँ पे मिनिमम है, ये जहां पे दोनों इसको क्रॉस कर रहा है एवरेज प्रोडक्ट को, ये यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कास्ट को क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं वहां पे दोनों बराबर भी हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे ये मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को क्रॉस करता है, या एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट को क्रॉस करता है, तो ये कम होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ इसका उलट है, जैसे ही एवरेज वेरिएबल कास्ट मार्जिनल कास्ट को क्रॉस करती है ये बढ़ना शुरू हो जाती है।